हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लैंड लॉज, जिसमें फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो अब इसमें क्या है कि चाहे छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, आई हैव इंक्लूडेड एज मेनी पॉइंट्स दैट आई कैन, ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए भी अच्छा हो। और हम सबको पता है कि जब हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं तब जाके 2 पॉइंट एग्जाम में लिख पाते हैं। तो इसलिए मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। आप अपनी अपने हिसाब से जो भी आपको 2-3 पॉइंट हटाने हैं या मतलब जितने पॉइंट हटाने हैं वो आप कर सकते हैं, बट मेजर जो पॉइंट्स है फालतू के, बिना फालतू के पॉइंट्स रखे हुए हैं मैंने, सारे जो मेजर पॉइंट्स है वो इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स। ये लैंड रिफॉर्म्स होते क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो अमीर लोगों के पास जो जमीन थी ना, जो लैंड थी, वो हमने उनसे लेके गरीब लोगों को दे दी। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में ये जो अमीर लोग थे उनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, उस पर कल्टीवेशन ये पुअर फार्मर्स ही करते थे। इनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था, बट मिलता था, बट क्या मिलता था? एक्सप्लॉयटेशन मिल जाती थी और लो वेजेस मिलती थी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलती थी। इसलिए बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होने लग गई इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड भी और इन जनरल भी। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स का आना जरूरी था टू प्रमोट सोशल जस्टिस, फेयरनेस हो गई, इक्वालिटी हो गई। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कुछ एक चीज हुई और लैंड रिफॉर्म आ गई, नहीं, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक चेन ऑफ इवेंट्स है कि अलग अलग पॉलिसीज आई, अलग अलग लॉज आए, फिर उसके बाद लोग जो है वो अपने हक के लिए भी खड़े हुए, सोशल मूवमेंट्स हुई, ये सब कुछ हुआ। अब अगर आप लैंड से जुड़ी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आपको आर्टिकल 31 रेफर करना चाहिए, जो आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा फंडामेंटल राइट था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद वो आर्टिकल 300A के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हम बोल सकते हैं, लीगल राइट है। देन आर्टिकल 39 डीपीएसपी में आ जाता है। वो क्या बोलता है कि चाहे वेल्थ हो या रिसोर्सेज हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पास नहीं होना चाहिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सबको सब कुछ मिले। अब अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें कि 1947 से पहले क्या लॉज थे, क्या सिस्टम चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू लैंड, तो उसमें पहला पार्ट आता है परमानेंट सेटलमेंट 1793, जमींदारी सिस्टम। तो अब ये हुआ कि एक बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी थी इस बैटल में, और इसलिए ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो साइन हुई, जिसकी मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि आप उस एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। बट ये जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बड़ी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई पूरे जो रीजन है उसमें इतने सारे स्मॉल कल्टीवेटर्स है, हर कोई कल्टीवेट कर रहा है लैंड। ठीक है, इतने कस्टम्स है, हर एक इंसान के हर अलग अलग कस्टम है, बल्कि कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है। अब बाद में क्या हुआ, अराउंड 1770 जो बंगाल है उसके अंदर फेमाइन आ गई। फेमाइन मतलब कि बहुत भूखमरी आ गई, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है बिल्कुल भी। और इसका मेजर रीजन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इतने हाई टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ब्रिटिशर्स है, वो इतने हाई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से हुआ है भुखमरी। क्योंकि लोगों का प्रोड्यूस, चाहे जैसे कि लोगों के जब प्रोड्यूस हो रहा था तो ये पैसे तो बराबर ले रहे थे कि मतलब हाँ ठीक है, पर बदले में वो ना उनको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे, ना कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी मदद से उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े या कुछ भी हो, बट पैसे तो ले रहे थे। ठीक है, अब इसकी वजह से ही भुखमरी और ये सब कुछ जो है वो बंगाल में आने लगी। अब पहले तो क्या होता था कि जैसे कि आप रेवेन्यू ले रहे हो, ठीक है, तो अगर किसी लैंड का, किसी जो कल्टीवेटर है, उसकी प्रोड्यूस बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, उसकी काफी ज्यादा प्रोड्यूस, हार्वेस्ट जो भी हुआ है वो बहुत अच्छी फसल होगी उसकी, तो फिर हम ज्यादा रेट पे पैसे लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज्यादा रेट पे उससे पैसे लेती थी। बट मान लो उसकी जो प्रोड्यूस है वो इतनी अच्छी नहीं, तब वो क्या, ठीक है, वो थोड़े पैसे देगा, ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं देगा। तो ऐसा चलता था, बहुत ही ज्यादा इरेगुलर सिस्टम था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको एक ऐसा लॉ इम्पोज करना है या ऐसे एक सिस्टम इम्पोज करना है जिसमें चाहे जो कल्टीवेटर्स है उनका प्रोड्यूस, उनकी फसल चाहे अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी कारण से, चाहे अच्छी हो या गंदी हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रेवेन्यू देना ही है। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ रेवेन्यू है उसको एक पहले, इस पूरे आइडिया को हमने एक पॉलिसी में फॉर्मुलेट किया अराउंड 1786, और फाइनली ये एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बन गया 1793। अब इसके कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वो पढ़ते हैं कि इसमें एक्ट में हुआ क्या था एक्चुअली। तो फर्स्ट होता है
रिकॉग्निशन ऑफ जमींदार एज प्रोपराइटर्स। ठीक है, तो पहले जमींदार जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका मेजर पर्पस क्या होता था कि सिर्फ जो कल्टीवेट कर रहे हैं ना लैंड, ठीक है, उनसे पैसे आपको बस इकट्ठे करने हैं। ठीक है, बट ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 आया, उसने क्या किया, ये जो जमींदार, ये जो लैंडलॉर्ड्स है ना, उनको लैंड ओनर्स बना दिया। ठीक है, और प्लस में वो जो ओनरशिप था, राइट था, वो एक हेरिडिटरी राइट बन गया, यानी कि अब मान लो आप मर गए, ठीक है, तो ये जो आपकी इस लैंड में ओनरशिप है वो आपकी जो आगे वाली पीढ़ी है उनको पास ऑन हो जाएगा। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है फिक्स लैंड रेवेन्यू, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसका मतलब क्या था कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि एग्रीकल्चरल कंडीशन कैसी थी, वेदर कंडीशन कैसी थी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा हुई कम हुई, हमें नहीं फर्क पड़ता। अब जमींदार जो है, क्योंकि आप लैंड ओनर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फिक्स रेवेन्यू हमने फिक्स किया है, जो भी रेवेन्यू मतलब फिक्स किया है वो आप हमें दो। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि रेवेन्यू 11 पार्ट्स में फिक्स हो रहा है, तो जो 10 पार्ट थे वो गवर्नमेंट के पास जाते थे, जो 1 पार्ट है वो जमींदार के पास चला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो जमींदार थे उनके पास सारे राइट्स होते थे विद रिस्पेक्ट टू द लैंड, चाहे उसको ट्रांसफर करो, गिरवी करो, उसको सेल कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज पट्टा सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो जमींदार थे वो तो लैंड ओनर थे, ठीक है, अब उनकी लैंड पे जो काम करते थे कल्टीवेटर्स या टेनेंट्स, उनको एक पट्टा मिलता था। पट्टा वॉज बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता था कि आप कितनी लैंड पे कल्टीवेशन करोगे, ठीक है, और उस लैंड पे जब आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप कितना रेंट जो है वो जमींदार को दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है सनसेट क्लॉज या फोर फीचर। तो क्योंकि अब जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी आपकी लैंड पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसको बेच बाच के मतलब कुछ भी करके जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स्ड किया है रेवेन्यू वो आपको देना है। ठीक है, ड्यू डेट पे देना है, एक डेट फिक्स थी उस पे आपको देना है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपने नहीं दिया, वो जो जमींदार है वो किसी भी कारण नहीं दे पाया, कि चाहे फसल अच्छी नहीं हुई या वेदर खराब हो गया, मतलब XYZ कुछ भी हो, अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, वो जो आपके पास जो लैंड थी ना उसको बेच दिया जाएगा, या फिर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि उस लैंड में आपके जो भी राइट्स थे, XYZ जो भी राइट्स थे, वो बस अब खत्म हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट जोग्राफिकल एप्लीकेशन। ये पहले तो ये जो पूरा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है और ये जो पूरा सिस्टम है जमींदारी सिस्टम, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब में था एप्लीकेबल। देन उसके बाद बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में भी ये एप्लीकेबल होने लग गया। अब इस पूरे सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ क्या मतलब बहुत ज्यादा ही डीमेरिट्स थे। तो फर्स्ट वन इज एक्सेसिव बर्डन ऑन जमींदार। ठीक है, कि जमींदार के ऊपर तो एक ऑब्लिगेशन थी कि आपको तो भाई इतना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके कंपनी को देना ही है एक फिक्स डेट पे, वो भी। अब मान लो कि भाई कुछ भी रीजन की वजह से वो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाया, तो भाई बर्डन ही हुआ ना जमींदार को। क्यों क्योंकि फिर उसके बाद अगर नहीं दे पाया तो सारे के जो लैंड में राइट्स है वो चले जाएंगे, ऑक्शन हो जाएगी लैंड, तो वही डेट लेना पड़ता था मनी लेंडर से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका था जमींदार के ऊपर। एक्सप्लॉइटेशन और टेनेंट्स भी होती थी। ठीक है, जो टेनेंट्स है वो कल्टीवेट करते थे जमींदार की लैंड पे, ठीक है, हालांकि उन्हें पट्टा मिलता था जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता था, बट फिर भी जो जमींदार थे उनका एक अपर हैंड रहता था, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, रेंट जो है वो आर्बिट्री रेट्स उसके फिक्स करे हुए थे, या ऐसा कि मतलब बिना कोई नोटिस दिए या बिना बताए निकाल दिया, मतलब ये सब चीजें होती थी। नो इंसेंटिव फॉर वाइडर सोशल गुड। ठीक है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भी मतलब एक फिक्स रेट कर रखे थे कि आपको इतना ही रेवेन्यू देना है। ठीक है, अब अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा भी हुआ, ठीक है, तो भी कंपनी जो है, क्योंकि उसने फिक्स रेट कर रखे थे रेवेन्यू के, वो ज्यादा नहीं ले सकती थी। तो अब खुद ही बताओ कि जो कंपनी है वो क्यों इंटरेस्ट होगी कि हाँ ये जो लैंड है ना इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ना चाहिए, या हमें कुछ ऐसे इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए जमींदार को, इस टेनेंट को, कि इस पर्टिकुलर लैंड की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। क्योंकि जब उन्हें पता है कि हमें एक फिक्स्ड रेट ही चाहिए, तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें, क्यों हम उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने की कोशिश करें जब हमें एक फिक्स रेट ही देना है। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल सिस्टम, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि चाहे बारिश हो या फिर बाढ़ आए, हमें नहीं फर्क पड़ता, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ड्रॉट हो या कुछ भी हो, हम एक फिक्स रेट ही आपसे लेंगे। क्रिएटेड क्लास इनइक्वालिटीज, जो लैंडलॉर्ड्स है वो वही जिनका अच्छा प्रोड्यूस होता था, मतलब सारी मेहनत जो कल्टीवेटर्स और टेनेंट्स से वो करते थे, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स है वो रिच होते होते गए, पर जो कल्टीवेटर्स थे, जो भी फार्मर्स जो इन पे काम कर रहे थे इन लैंड पे, उनके पास कोई हक नहीं था कि हाँ वो लैंड को खरीद पाए। ठीक है, बस उनका वो क्या होते थे, वो एक्सप्लॉइट ही होते थे, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे हम रेंट्स ले लें या एविक्शन हो गया या एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इन सब चीजों में उनका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लास इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई थी। अब अगर हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करें जिसे हम बोलते हैं रियोतवाड़ी सिस्टम,
तो ये जो रियोतवाड़ी सिस्टम का जो आइडिया था ना वो किसने दिया? सर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। बट अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हम बोलेंगे सर थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और ये क्या सिस्टम था? इस सिस्टम में ये होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो टैक्सेस लेती थी, बट डायरेक्टली किससे टैक्सेस लेती थी? जो कल्टिवेटर्स थे, मतलब जो लैंड पे काम कर रहे थे उनसे, जिनको हम रियोट्स कहते हैं बेसिकली, जो फार्मर्स है, कल्टिवेटर्स या पेजेंट्स कुछ भी कह लो, उनसे लेती थी इंस्टेड ऑफ जमींदार। क्योंकि अगर हमने जमींदारी सिस्टम जिसमें पढ़ा, जो जमींदार थे उनको ही हमने लैंडलॉर्ड बना दिया था, ओनर ऑफ द लैंड बना दिया था, ठीक है, और वो जो थे वो पैसे देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो जमींदार से पैसे नहीं ले रही, वो क्या है, जो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड एक्चुअली में उनसे डायरेक्टली पैसे ले रही है, ठीक है। और फिर ये अगले पॉइंट में बताया हुआ है कि ये कहाँ पे पहले स्टार्ट किया गया और फिर लेटर एक्सटेंडेड टू अदर रीजन ऑल्सो। नाउ इस रियोतवाड़ी सिस्टम के फीचर्स क्या थे? फर्स्ट इज डायरेक्ट सेटलमेंट, जो मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट है ना वो डायरेक्टली रेवेन्यू इन कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेट करते थे लैंड को उनसे कलेक्ट कर देती थी। इसमें जमींदार का कोई चक्कर नहीं था, जो इंटरमीडियरीज थे पहले जमींदारी सिस्टम में उनका कोई चक्कर नहीं था। देन सेकंड, ओनरशिप राइट्स या टेन्योर राइट्स फॉर रियोट्स। ये जो कल्टीवेटर्स थे ना उन्हें हम रिकॉग्नाइज करने लग गए थे एज द ओनर ऑफ दोज पर्टिकुलर लैंड्स, ठीक है। बट इट वाज सब्जेक्ट टू रेवेन्यू पेमेंट, कि आप पहले रेवेन्यू तो पे करो उसके बाद देखेंगे। और अगर हम आपको बोल रहे हैं कि हाँ वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, तो अलग अलग राइट्स जो है बेचने के, गिरवी रखने के लिए, ट्रांसफर करने के, ये सब कुछ आए। देन पीरियोडिक रेवेन्यू असेसमेंट क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में तो हमने एक फिक्स रेट कर दिया कि हाँ इतना ही अमाउंट हम रेवेन्यू का या टैक्स का कलेक्ट करेंगे। बट रियोतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। वो जो अमाउंट है ना वो चेंज होता रहता था पीरियोडिकली, मतलब कि हर 20 या 30 साल में वो रिवाइज होता था, डिपेंडिंग अपॉन की कैसी क्रॉप टाइप है, क्या क्वालिटी है सॉइल की, ये सब कुछ। देन वही रेवेन्यू के जो रेट्स थे वो हाई तो होते ही थे, ठीक है, चाहे जब सूखी लैंड है और या फिर वेट इरिगेटेड लैंड है, मतलब टाइप ऑफ लैंड के बेसिस पे भी जो थे उनके अलग अलग रेट्स थे, ठीक है। और आपको कैश पेमेंट करनी है, कोई काइंड पेमेंट आपको नहीं करनी। जैसे होता है ना कि हम आपको फसल दे देते हैं, ठीक है, तो फसल वगैरह नहीं देनी हमें, कोई काइंड वाइंड में नहीं चाहिए हमें, सिर्फ जो कैश होते हैं ना पैसे में ही पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो जो कोई कल्टीवेटर जो है वो फेल हो गया, कि मतलब पेमेंट नहीं दे पाई, तो फिर क्या होगा भाई, आपको उस लैंड के ऊपर कोई अब राइट नहीं होंगे, यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, मतलब जो भी आपको प्रीवियसली राइट्स मिले हो तो उस लैंड में वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंड यूज। अब इस सिस्टम के अंदर यही होता था, रियोतवाड़ी के जो रियोट्स थे यानी कि जो कल्टीवेटर्स थे वो खुद डिसाइड कर सकते थे कि भाई मुझे कौन सी क्रॉप उगानी है, ठीक है, कैसे मुझे कल्टीवेट करना है, या मतलब क्या करना है, ये सब कुछ उनका डिसीजन होता था। बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट वर्किंग अंडर एनीबॉडी, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इसलिए। और वो जो स्टेट है उनसे डायरेक्टली डील कर रही है, उनसे डायरेक्टली पैसे ले रही है, तो अब उनका पूरा डिसीजन चलता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये रियोतवाड़ी सिस्टम के मेरिट्स क्या थे? जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब ये जो मिडिल मैन थे, जिनको जमींदार को हमने लैंडलॉर्ड्स बना दिया था और ओनर्स ऑफ द लैंड भी बना दिया था, उनका कोई रोल नहीं था, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। जो कल्टीवेटर्स है उन्हें हमने रिकॉग्नाइज कर दिया था एज द ओनर्स ऑफ द लैंड, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी मिल गई थी एक चीज से कि हाँ एटलीस्ट हमारी पोजीशन जो है, हमारा जो एज अ स्टेटस एज द ओनर्स ऑफ द लैंड वो तो एटलीस्ट सिक्योर है। देन इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू, इसमें तो बेसिकली गवर्नमेंट का ही फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब इंटरमीडियरीज या फिर हम बोल सकते हैं जमींदार थे वो कम्प्लीटली हट गए थे, इसलिए जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका पूरा पोर्शन गवर्नमेंट को ही जाता था, उसमें से कोई भी जो पोर्शन है वो अब जमींदार को नहीं जाता था। देन उसके बाद ये भी चीज थी कि रियोतवाड़ी सिस्टम में क्योंकि जो रेट्स थे रेवेन्यू के वो फिक्स नहीं थे, वो रिवाइज होते रहते थे पीरियोडिकली 20 to 30 ईयर्स में भी, एंड डिपेंडिंग अपॉन की कैसी सोइल की क्वालिटी है, कैसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा होता था तो वो टाइम के साथ रेवेन्यू बढ़ा देते थे। अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? हाई टैक्स डिमांड, कैश पेमेंट रिक्वायरमेंट्स, काइंड में नहीं दे सकते, किसी और फॉर्म में नहीं दे सकते, सिर्फ पैसों में ही देना है। इनसिक्योरिटी डिस्पाइट ओनरशिप। अब ये जो कल्टीवेटर्स थे ना उन्हें रिकॉग्नाइज तो कर दिया था एज ओनर्स ऑफ द लैंड, बट उनके दिमाग में भी क्या चीज घूमती रहती थी कि अगर हमने एक भी बार पेमेंट नहीं करी ना इन लोगों को तो ये हमें ओनरशिप राइट्स से डिप्राइव कर देंगे, या तो हमारी लैंड बेच देंगे या हमें ये विक्ट कर देंगे। तो ये उनके दिमाग में चलता रहता था। आर्बिट्री और इनएक्यूरेट असेसमेंट्स। अब जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो एक्सेस करते थे रेवेन्यू लेने के लिए कि हाँ भाई इस लैंड से कितना रेवेन्यू आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रही है या कितनी पोटेंशियल है, सोइल क्वालिटी कैसी है। तो या तो वो कभी कभार खुद ही आर्बिट्रली या गलत असेसमेंट करते थे ताकि भाई इससे हम ज्यादा पैसे हड़प लें,
ठीक है। या फिर क्या है कि कभी कभी मतलब अब इतना तो एक्यूरेट नहीं हो सकता ना, तो कभी कभी वैसी जनरली गलती हो जाती थी। और ऐसा हो सकता है कि भाई इस बंदे की शायद लैंड इतनी फर्टाइल ना हो, बट उससे फिर भी बहुत ज्यादा रेट्स में रेवेन्यू हम लेने लग गए। देन डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स, क्योंकि इतना ज्यादा एक तो हाई टैक्स डिमांड था, ठीक है, और वो भी कैश में। तो ये लोग क्या थे, अब पता नहीं भाई कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल कैलमिटीज हो सकती है मे बी, या कोई भी रीजन है, तो अब इतने पैसे कहाँ से लाए। तो डेट लेने लग गए थे, डेट में डूब जाते थे ये। ठीक है, मनी लेंडर्स का तो फिर इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है, वो तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट में ही पैसे देंगे ना। तो ये बहुत ज्यादा चीजें होने लग गई थी, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये रोतवाड़ी सिस्टम का डिसएडवांटेज भी था। देन नेक्स्ट इज महलवाड़ी सिस्टम। तो ये जो महलवाड़ी टर्म है ना, वो एक दूसरे टर्म से आया जिसका मतलब है महल। और महल का मतलब क्या होता है, चाहे तो ग्रुप ऑफ विलेजेस ले लो, विलेज ले लो, एस्टेट हो गया, हाउस हो गया। और अब यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि हम बाकी सारे सिस्टम में देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल रियोट कल्टिवेटर, या हम बोल सकते हैं पेजेंट या जमींदार जो है वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरे एक विलेज, एक पूरे विलेज को ले लो, या दो पूरे विलेज को कंबाइन टैक्स लेता था। किसी एक सिंगल बंदे से नहीं लेता था। वो ये बोल देता था कि ठीक है, ये एक पूरा विलेज है, हम इनसे कलेक्टिवली टैक्स लेंगे, और टाइम पीरियड जो भी साइन है। या फिर ये बोल देता था कि ठीक है, ये दो विलेजेस को मिला के हम टैक्स लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि दे ट्रीटेड वन और मोर विलेजेस कलेक्टिवली एज द बेसिक यूनिट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। और ये जो महलवाड़ी सिस्टम है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी इन 1822। बट इसके बाद थोड़े चेंजेस किए गए, इसको रिवाइज किया गया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक अराउंड 1833। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कहाँ पे एप्लीकेबल था ये सब कुछ। नाउ रिगार्डिंग द मेन फीचर्स ऑफ दिस महलवाड़ी सिस्टम, तो फर्स्ट पॉइंट है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेजर्स होती थी, कि सब पूरा जो विलेज है वो मिला के पैसे देगा। और अगर उस विलेज में कोई भी हेडमैन है या विलेज लीडर है, तो वो कलेक्ट कर लेता था सब लोगों से टैक्सेस, और फिर एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो दे देता था। देन पीरियोडिक रिविजन ऑफ द रेवेन्यू, तो जमींदारी सिस्टम के अंडर जैसे रेट्स तो फिक्स थे रेवेन्यू के, तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे भी रियोतवाड़ी सिस्टम के जैसे ही रीअसेसमेंट होती रहती थी, डिपेंडिंग अपॉन की सोइल क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्टिविटी कैसे है, ये सब कुछ। देन रिकॉग्निशन ऑफ कल्टिवेटर्स राइट, तो वैसे तो हम बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू था ना, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेजर्स था पूरा। बट फिर भी जो कल्टिवेटर्स थे, जो भी उस विलेज उस लैंड पे काम कर रहे थे, उनके ओनरशिप राइट्स एग्जिस्ट करते थे वो इंडिविजुअल प्लॉट्स में। और ओनरशिप राइट्स के साथ जो दूसरे उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड राइट्स होते हैं, बेचने के, ट्रांसफर करने के, गिरवी रखने के लिए, वो सब भी उन लोगों के पास होते थे। देन रेवेन्यू शेयर और रेट, तो जब महलवाड़ी सिस्टम आया ही आया था, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके बड़े डिमांड थे टैक्सेस वगैरह के। अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड। रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड हो गई कि भाई अगर इस पे कुछ भी काम होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई फसल उग रही है, ठीक है, तो वो फसल बेचने के बाद या मतलब जनरली भी कितने पैसे जनरेट कर सकती है ये पर्टिकुलर लैंड। तो उसके हिसाब से ये लोग पैसे जोड़ते थे, और इन्होंने जोड़ा कि हम 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू ऑफ द लैंड लेंगे। बट बाद में जाके चलो थोड़ा बहुत ही इन्होंने कम कर दिया, वो था अप्रोक्सीमेटली 50% लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, ये पूरा 50% थोड़ा। देन सेटलमेंट ड्यूरेशन, अब मतलब जो इन्होंने रेवेन्यू थोड़ा बहुत तो फिक्स करना ही पड़ता था जैसे, तो वो अबाउट 30 ईयर्स वैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उसके बाद थोड़ी रीएसेसमेंट वगैरह होती थी कि हाँ सॉइल क्वालिटी कैसी है, टाइप कैसा है, उसके बाद ऐसे थोड़ा चेंजेस होते रहते थे ऑन दी की रेट कितना कलेक्ट करना है हमें रेवेन्यू का। देन रोल ऑफ लोकल इंटरमीडियरीज, ये सेम ही है कि विलेज हेडमैन है, विलेज लीडर है कोई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की, और ये सब कुछ की। देन लैंड क्लासिफिकेशन, सॉइल टाइप, जो लैंड है उसको डिवाइड करते थे डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रोडक्टिविटी है उसकी, कितनी फर्टिलिटी है, और उसी हिसाब से जो है रेवेन्यू इम्पोज करते थे कि आपको इतना रेवेन्यू देना। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे महलवाड़ी सिस्टम के। सो द वेरी फर्स्ट वन इज कि ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से तो मोर फ्लेक्सिबल ही था इन टर्म्स की, रेवेन्यू जो है वो उनका रीअसेसमेंट होता रहता था, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि नहीं इतने ही पैसे दो हम मिला के। देन सेकंड पॉइंट है कि कल्टिवेटर्स राइट को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अंदर तो क्या था, जो जमींदार थे उन्हें लैंड ओनर्स बना दिया था, पर यहाँ पे जो कल्टिवेटर है उनका एटलीस्ट जो इंडिविजुअल प्लॉट्स उनके उस पर तो हक रहता था, उस पर तो ओनरशिप थी। देन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, रिकॉर्ड कीपिंग की जाती थी, सर्वे वगैरह होते थे, रीअसेसमेंट सब कुछ होता था। देन डिसएडवांटेजेस क्या था, वही कल्टीवेटर्स को ज्यादा से ज्यादा हाई रेट से रेवेन्यू वगैरह देना पड़ता था। देन फॉल्टी असेसमेंट एंड करप्शन, अब जो असेसमेंट करने वाले लोग हैं,
ठीक है, अब वो ही क्या है, वही करप्टेड थे। ठीक है, वही कभी कभी आर्बिट्रली बोल देते कि नहीं ये जो लैंड है वो तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अब भाई उन्होंने बोल दिया, उसी हिसाब से जो है वो रेट और रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा। तो जो बेचारा कल्टीवेटर उसको तो पैसे देने पड़ जाएंगे ना। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि आपकी लैंड को असाइन हो गया कि ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल टाइप सॉइल क्वालिटी आपको इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो अब मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ भी हो गया XYZ, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको तो उतने पैसे देने ही है जो हमने आप कैलकुलेट कर लिए थे। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क क्या है, मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो महलवाड़ी सिस्टम था ना, उसमें कलेक्टिवली जो टैक्स है या रेवेन्यू है वो कलेक्ट होता था। तो अगर मान लीजिए पूरे विलेज का जब रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो एक भी बंदे ने नहीं दिया, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी XYZ रीजन की वजह से उसने नहीं दिया, तो पूरा विलेज जो है वो काउंटेबल होगा। सिर्फ वो एक बंदा नहीं बल्कि पूरा जो विलेज है उसको सफर करना पड़ेगा उस एक बंदे की वजह से। देन ये जो थे ना ये सारे सिस्टम हमने डील किए, चाहे रेतवाड़ी हो गया, मालवाड़ी हो गया, जमींदारी हो गया। अब आते हैं एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज यानी कि ये जो मिडिल मैन थे ना, जो कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे, इन्हें हटाओ किसी भी तरह। ठीक है, क्योंकि क्या है जमींदारी सिस्टम में हमने पढ़ा कि इनका क्या रोल था, कैसे ये एक्सप्लॉइट करते रहते थे कल्टीवेटर्स को कोई बेनिफिट नहीं होता था, यही रिच गेट्स मोर रिचर, और जो पुअर है इट स्टेड पुअर। ये सारा जो पूरा सिस्टम है ना उसको हमें ठीक करना था। और इसका फर्स्ट स्टेप था कि ये जो इंटरमीडियरीज, ये जो मिडिल मैन है ना, उन्हें हम किसी भी तरह हटाएं। तो इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो बिटवीन स्टेट एंड कल्टीवेटर, जो एक्चुअली जो मेहनत कर रहा है उसके साथ स्टेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। सोशल जस्टिस प्रमोट करें, ये एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हटाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, ये सब कुछ। तो अब क्या हुआ, एक यूनाइटेड प्रोविंसेस जमींदारी एबॉलिशन कमेटी स्टैब्लिश हुई इन 1946 और इसके चेयरमैन थे जीबी पंत। तो इस कमेटी ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए। सो द वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। ये जो मिडिल मैन का जो चक्कर है वो पूरा ही हटाओ, आप कोई जमींदारी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि ये पूरा मिडिल मैन ही का पूरा जमींदारी सिस्टम जो है, ये सब कुछ जो इतनी आर्बिट्रली फॉलो हो रहा है वो हटाओ। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो जमींदार है, जो जिनको हमने लैंड ओनर्स रिकॉग्नाइज कर दिया था अंडर जमींदारी सिस्टम, वो अब क्या है, वो जो लैंड है जो वो देंगे एक्चुअल टिलर्स को, जो कल्टीवेटर्स थे, जो उसमें असल में जो क्रॉप उगा रहे थे उन्हें। बट ऑफ कोर्स जमींदार इतनी जल्दी से तो मानेंगे नहीं, तो बदले में उन्हें क्या, थोड़े पैसे दिए जाएंगे, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा। और ये जो पूरी कमेटी है, इनके जो भी रिकमेंडेशन थे, उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट किए टू एबॉलिशन द जमींदारी सिस्टम। हालांकि प्रॉब्लम्स भी आए जमींदार के तरफ से, ऑपोजिशंस वगैरह आए, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो हमें हमें पर्पस फुलफिल करना था, कि एबॉलिश करना था, ये सब कुछ वो अलग अलग एक्ट्स के थ्रू फुलफिल हुआ। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56, अभी अभी आज़ादी हुई थी, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी फॉर्मुलेट किए गए उसमें एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया गया, क्योंकि 70% ऑफ द पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे एज मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये बहुत ही फ्लरिशिंग सेक्टर बोल सकते हैं। तो इसलिए इंश्योर करने के लिए कि सोशल जस्टिस प्रमोट हो, फेयरनेस हो, इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो अलग अलग जो है इसको पॉलिसी में मेजर ध्यान दिया गया इस पे। नेक्स्ट इज टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो अब क्या हुआ, जो टेनेंसी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेनेंसी का क्या मतलब था, कि एक मान लो एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, अब वो अपनी लैंड पे कुछ कल्टीवेटर्स रख लेता था, जो कल्टीवेट करते थे लैंड को, जो क्रॉप वगैरह उगाते थे, और वो जो कल्टीवेटर था ना वो बदले में उस लैंड ओनर को रेंट देता था। ठीक है, अब जो लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते उस कल्टीवेटर को। मे बी क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेंट मांगने लग जाते थे उस कल्टीवेटर से, या फिर क्या करते थे, उसे बिना बताए उसे इविक्ट कर देते थे, जब मन चाहा तब निकाल दिया कि नहीं अब नहीं करोगे तुम यहाँ पे कल्टीवेट, अब तुम निकलो। ठीक है, तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए टेनेंसी रिफॉर्म्स आए, कि हम ये जो सिस्टम जो चला आ रहा है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम से आपको याद हो कि पट्टा सिस्टम जो भी है, ये सब कुछ जो चीजें चली आ रही है उसको हम सुधारें। ठीक है, तो इसका मेजर क्या था, रेगुलेटिंग रेंट। ठीक है, कि मतलब एग्जॉर्बिटेंट या आर्बिट्रली हम प्राइस ना इम्पोज करें, रेंट ना इम्पोज करें, एक रीजनेबल रेंट हो जो कल्टीवेटर को, लैंड ओनर को देना है। एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, कुछ ऐसे कुछ भी चीजें बनाए कि उनको, कल्टीवेटर को ये डर ना रहे कि अरे हमें कल भी निकाल सकते हैं, परसों भी निकाल सकते हैं, या आपने ये कर दिया तो हमें निकाल दिया। ऐसी सब चीजों को हमें क्योर करना है, उसको हमें रिफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स। तो यही है कि जो टेनेंट्स था उन्होंने अलाउ था कि ठीक है आप कुछ कंपेंसेशन दे दो ये लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है, और बदले में फिर आप बन गए ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये सब कुछ चीजें थी। देन टेनेंट रजिस्ट्रेशन की, अगर आपने अपना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो लीगली आप प्रोटेक्टेड है, दैट येस यू आर द टेनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। ठीक है, और जो लैंडलॉर्ड है ना वो बाद में नहीं कह सकता कि नहीं ये तो हमारे यहाँ पे नहीं काम करते, ये तो टेनेंट नहीं है, ये कल्टिवेटर नहीं है, ये सब कुछ चीजें नहीं होगी। देन रीजनल इम्प्लीमेंटेशन में इसको जल्दी जल्दी से करती हूँ कि वेस्ट बंगाल ऑपरेशन बारगा इनिशिएटिव
1978 में आया। इसमें क्या था, जो शेयर क्रॉपर्स है उन्हें ऑफिशियली रजिस्टर किया। शेयर क्रॉपर्स क्या थे कि एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और मान लीजिए कि आप लोग लैंडलॉर्ड है और मैं कल्टीवेटर हूँ, तो मैं आपके लैंड पे कुछ पोर्शन पे फसलें उगा रही हूँ, ठीक है। अब रिटर्न में क्या देना पड़ेगा मुझे, जो मैंने फसलें उगाई है ना उसमें से थोड़ा जो पोर्शन है, या मतलब जो भी पोर्शन है वो मुझे आपको देना पड़ेगा बदले में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी कि कभी भी निकाल दिया या बहुत ज़्यादा शेयर मांग रहे हो, ये सब कुछ चीज़ें। तो ये जो वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बाहर का आया 1978 में, उसने सारे शेयर क्रॉपर्स को रजिस्टर कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया लीगली, और उनको लीगल राइट्स ग्रांट किए कि नहीं ऐसे एविक्शन नहीं हो सकता, ऐसे शेयर जो है वो कितना होगा, और मतलब ये सब कुछ लीगली हैंडल होने लग गया। जैसे पहले कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं होती थी, सब कुछ इम्प्रॉपरली और सब कुछ लीगल सेक्टर से बाहर होता था, बट अब सब कुछ की लीगली हैंडल होने लग गया। ऐसी केरला में तो अलग ही चीज हुई। केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 ने क्या किया, ये जो टेनेंसी का जो सिस्टम है ना वही पूरा एलिमिनेट कर दिया। और पंजाब एंड हरियाणा जो है ना वो क्या फोकस करने लगा कि टेनेंसी को उन्होंने एबॉलिश नहीं किया, बट वो इस पे ध्यान देने लग गए कि ये जो टेनेंसी अगर फॉलो भी होती है ना, तो ये जो टेनेंट्स है बेचारे, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन मिले कि उनको ऐसी एविक्ट नहीं कर दिया गया, ठीक है, और ये सब कुछ चीजें उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो बेसिकली। देन मॉडल टेनेंसी एक्ट आया 2021 में, और इसमें अलग अलग चीजें हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में, सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंटल रेगुलेशन, एविक्शन का में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, और अगर डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ चीजें बहुत जनरल है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, उसका भी मेन मोटिव क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड टेनेंसी रिफॉर्म्स। देन लैंड सीलिंग लॉज जो है उसका मेन पर्पस क्या था, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ना हो, कि जो सिर्फ जो अमीर है ना उन्हीं के पास लैंड सीमित ना रहे, या फिर जो फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उन्हीं के पास लैंड ना हो, बाकी सबके पास भी हो, ठीक है। यानी कि चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके पास लैंड हो, सिर्फ ये नहीं कि थोड़े जो फ्यू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वही सारी लैंड रख के बैठे हो, जो बाकी लोग हैं वो डिप्राइव्ड है इस चीजों से। तो इसके की फीचर्स क्या थे, सीलिंग लिमिट, यानी कि कुछ जो मतलब सारे जो इंडिविजुअल्स थे और जो फैमिलीज थे उन पे कुछ लिमिट लगा दी कि आपके पास इतनी ही एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो, और अलग अलग फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते थे कि जैसे आपके पास क्या टाइप की लैंड है या कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसके हिसाब से वो सीलिंग लिमिट इम्पोज कर दी जाती थी। और मान लीजिए कि अगर आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा लैंड है, ठीक है, उस लिमिट से ज्यादा आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम उसको बोलते थे सरप्लस लैंड। और फिर गवर्नमेंट के पास हक होता था कि वो सरप्लस लैंड चाहे भले ही आपकी हो, बट अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है तो गवर्नमेंट उसे एक्वायर कर ले। अब वो जो एक्वायर की गई है सरप्लस लैंड, गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, मे बी अमंग दोज पीपल हु आर वेरी पुअर, पुअर फार्मर्स हो गए, लैंडलेस फार्मर्स हो गए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, या अदर डिसएडवांटेज पीपल हो गए। बट कुछ एग्जेम्पशंस भी एग्जिस्ट होती थी, जैसे अगर इंडस्ट्रियल यूज हमें करना है उस एग्रीकल्चरल लैंड का तो अलाउड था, या फिर प्लांटेशन करनी है तब अलाउड था। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है कि अब ये जो लैंड सीलिंग लॉज थे ना उनको या तो हटा दिया गया है बहुत सारी स्टेट्स में, या फिर उन्हें अमेंड कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना हम अलाउ कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो नॉन फार्मर्स है ना, बड़े बड़े चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये सब कुछ यूज कर सकें फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। और इसकी वजह से प्रोटेस्ट भी होते हैं कि नहीं ये गलत है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को ऐसे क्यों यूज कर रहे हो, ये सब कुछ होता है। बट इसका मेजर कारण ऐसा माना जाता है कि नहीं हमें डेवलपमेंट भी तो प्रमोट करनी है, तो डेवलपमेंट के नाम पे कि ठीक है ये लैंड सीलिंग लॉज जो है कि आप इतनी प्रिस्क्राइब लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते, उन सब चीजों को हटाया जा रहा है। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना ये जो सब कुछ लिखा है उसको आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में ऐसा हुआ है, या अमेंड हो गया या रिपील हो गया है, ठीक है, और प्रोटेस्ट किस किस स्टेट्स में हो रहे हैं, ये सब कुछ। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट का फोकस है ना, इट शिफ्टेड फ्रॉम लार्ज स्केल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू किस चीज पे, कि अब हमें ना एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इरिगेशन इंप्रूव करना है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ इंप्लीमेंट करनी है। और टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग भी किया, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स यूज किए, केमिकल्स यूज किए, ठीक है, और मतलब इरिगेशन जो है वो उन सब चीजों का हमने प्रॉपर यूज किया, स्पेशली पंजाब हरियाणा पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी में। और लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे क्यों काम आए, क्योंकि हमने देखा जो टेनेंट्स थे जिनके पास ओनरशिप थी, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे थे ये सब कुछ चीजें, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आई HIV सीड्स और ये सब कुछ प्रॉपर और अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा था, क्योंकि उनके पास जस्ट बिकॉज दे हैड सिक्योरिटी ऑफ द लैंड। देन सोशल मूवमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स। तो फर्स्ट इज भूदान एंड ग्राम दान। तो नाम से ही पता चल रहा है, भूदान यानी कि लैंड का डोनेशन करना, गिफ्ट करना, ग्राम दान यानी कि जो विलेज है ना
वो जो लैंड है वो शेयर करके यूज करना, ठीक है। और ये जो भूदान वगैरह का इनिशिएटिव है वो किसने लिया, विनोबा भावे। अब इसके अंदर क्या होता था कि जिन लोगों के पास लैंड होती थी ना वो वॉलंटरली डोनेट कर देते थे, वो गिफ्ट कर देते थे अपनी लैंड किसी लैंडलेस फार्मर्स को। बट जरूरी नहीं है कि अब ये जो गिफ्ट हुआ है ना लैंड का उसका प्रॉपर यूज ही हो, ठीक है। और प्लस में जिन लैंडलेस फार्मर्स को मे बी डोनेशन के थ्रू वो मिल गई थी बट वो लीगली प्रोटेक्टेड फिर कैसी होती, ठीक है। इसका कोई भी ऐसा नहीं था कि हाँ वो तो चलो उन्होंने डोनेट कर दी जो भी जिनके पास भी लैंड थी, बट ये जो डोनेशन वगैरह सब कुछ चीजें होती थी ना वो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब उसको कुछ भी लीगली वो कवर्ड नहीं था, ठीक है। तो अब कभी भी लैंड वापस ले लिया ये सब कुछ प्रॉब्लम अराइज होती थी। देन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड होते थे, उसी पे वो सब कुछ कल्टीवेशन वगैरह और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाना ये सब कुछ करते थे, ठीक है। तो इससे एफिशिएंसी भी इतनी इंक्रीज नहीं होती थी। तो अब अगर उन छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड को हम कंसोलिडेट कर दें, उन्हें मर्ज कर दें, तो हमारी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी, हमें इरिगेशन में कल्टीवेशन में और ये सब कुछ चीजें भी हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये जो थी ये कोशिश थी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की। अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखें विद रिस्पेक्ट टू जो भी लैंड राइट्स और ये सब कुछ, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का इंश्योर करता है कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल राइट्स इंश्योर करता है ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यही लोग थे जो मतलब फॉरेस्ट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और हमने ही क्या किया इनके साथ हिस्टोरिकली इंजस्टिस किया, इन्हें डिप्राइव कर दिया ये सारे राइट्स से। तो अब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने कोशिश की है कि जो ट्राइबल्स है फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जो एक्चुअली फॉरेस्ट के ऑक्यूपेंट्स हैं उनके सारे ये लीगल राइट्स हम इंश्योर करें। देन पुराने टाइम में क्या एक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 चला आ रहा था, उसको हमने थोड़ा रिफॉर्म किया और ये अलग एक्ट लेकर आए हैं, जिसके की फीचर्स क्या है कि अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इफेक्टेड फैमिलीज उन्हें प्रॉपर कंपेंसेशन दिया जाए, ठीक है, उनकी कंसेंट ली जाए पहले कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट करने से पहले, उस लैंड को यूज करने से पहले उनकी। और यही नहीं, चलो कंपेंसेशन तो एक बात है बट अब उनकी अगर आप लैंड को यूज कर रहे हो तो उन्हें रिहैबिटेट भी तो करो, उन्हें किसी दूसरी जगह जो दूसरी सेफ हो जो प्रॉपर जगह हो उन्हें वो वहां पे बस पाए, वो अपना जो भी है वहां पे घर बना पाए, ये सब कुछ चीजें आपको इंश्योर करनी है। देन डिजिटाइजेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ताकि अब जैसे कि होता है ना डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि हर चीज अब डिजिटाइजेशन हो, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड्स को भी हमने कोशिश की कि लैंड रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे मिल जाए ताकि करप्शन रिड्यूस हो, ठीक है, और इजिली एक्सेसिबल भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो। तो उसके लिए ये सब कुछ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, तो इसमें क्या था एम एस स्वामीनाथन कमेटी, जिन्होंने वही किस चीज को एडवोकेट किया कि टेनेंसी सिक्योर हो, जो भी स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, लैंड लीजिंग मैकेनिज्म, जो जो इतने स्मॉल फार्मर्स है वो नहीं खरीदना चाहते लैंड, वो सिर्फ कल्टीवेट करना चाहते हैं उस लैंड पे, जो लैंड होल्डर लैंड लॉर्ड की जो लैंड है उस पर सिर्फ कल्टीवेट करना चाहते हैं रेंट पे लेके, तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाओ और उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में इस कमेटी ने डील किया। यस, तो दिस वाज इट, हमने आज डील किया हिस्टोरिकल इवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स। आपको वीडियो देखने से तो बड़ी लगेगी बट इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। और अगर आपको पॉइंट्स जो है जो थोड़े टेक्निकल भी अगर लग रहे हैं तो वो आप उसको अपनी भाषा में समझ के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वर्ड टू वर्ड ही उतारना है। और पर अगर सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो एज अ स्टोरी आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। अब ये तो सिर्फ पीपीटी है बट मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मे बी मैं कमेंट सेक्शन में भी अटैच कर दूंगी वो लिंक। उसमें क्या है कि मैं ये पीपीटी उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में भी चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी, ताकि आप इजिली पढ़ सकें, वो भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ। थैंक यू।